हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 54। इससे पहले इस कहानी के 53 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। नरेन वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मिताली ने कश्यप की तरफ देखा तो कश्यप बोलता है कि मुझे ऐसे मत देखो, तुम जब जब कहती हो मैं तुम्हारी शादी की बात छेड़ता हूँ उससे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट है। वो तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा। क्यों अपनी ज़िंदगी इस इंसान के लिए बर्बाद कर रही है तुम? एक और लास्ट बार तुम्हें समझा रहा हूँ, इसके पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि ये तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा मिताली। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। मिताली ने भी एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलती है कि क्योंकि इस इंसान के साथ शादी करके मैं एक बड़े एम्पायर की मालकिन बन जाऊंगी। वो सब कुछ छोड़ो, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। रूम नंबर 242 में आ जाना, कुछ देर रिलैक्स करना चाहती हूँ मैं। इतना कहकर मिताली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अगले 1 घंटे में मिताली और कश्यप दोनों ही उस रूम में वक्त बिता रहे थे। दोनों ही एक चादर में लिपटे हुए आराम से लेटे थे। थोड़ी देर के बाद दोनों अलग हुए तो मिताली भी तकिया लगाकर बेड पर बैठ गई और फिर उसने भी नाइट स्टैंड पर रखी हुई एक सिगरेट उठाई और उसे लाइटर से जलाकर उसके कश को लेने लगती है। कश्यप ने भी नाइट स्टैंड पर रखा हुआ वाइन का ग्लास उठाया और फिर उसके एक घूंट पीकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि मिताली, तुम में जो नशा है ना वो शायद इस वाइन में भी नहीं है। मिताली बोलती है कि कोई नशा नहीं है मुझ में, अगर होता ना तो फिर अब तक नरेन मुझसे शादी कर चुका होता और तुम्हारी जगह मैं नरेन के साथ आज वक्त बिता रही होती। मिस्टर कश्यप ने भी थोड़ा सा गुस्से से कहा कि तुम भी ना कमाल करती हो यार, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो, सिर्फ पैसों के लिए ही ना? मिताली बोलती है कि सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, तुम जानते नहीं हो कि वो क्या है। उसका एक अपना ही रुतबा है जो बिल्कुल अलग है, उसके सामने कितने ही लोग बोलते नहीं हैं। और दूसरी बात, तुम भी जानते हो कि मुझ पर करोड़ों का कर्जा है, मेरा सब कुछ बिक चुका है, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैंने नरेन से शादी नहीं की ना तो फिर मुझे भी जेल हो जाएगी। कुछ भी करके बस मुझे अब नरेन से शादी ही करना है। कश्यप ने कहा कि तुम पर कर्जा है? मिताली बोलती है कि हाँ, करीब 10 करोड़ का कर्जा है मुझ पर। कश्यप ने कहा कि लेकिन जब तुम्हारा डाइवोर्स हुआ था तब तो तुम्हें अच्छी खासी रकम मिली थी ना, तो फिर वो सारे पैसे कहाँ पर है मिताली? तो मिताली ने भी कश्यप की तरफ देखा और फिर थोड़ी सी शर्मिंदगी के साथ बोलती है कि वो सब पैसे खर्च हो गए। कश्यप ने कहा कि यार खर्च हो गए, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें डाइवोर्स में करीब 200 से 300 करोड़ रुपए मिले थे ना, और फिर तुमने वो सारे पैसे इतनी जल्दी खर्चा कर दिए। ऐसा क्या अफीम खाती हो तुम यार? मिताली ने भी थोड़ा सा गुस्से में कश्यप की तरफ घूरकर देखा और बोली कि अपने काम से काम रखो तुम। कश्यप ने कहा कि अपने काम से काम ही तो रख रहा हूँ मैं, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे कर्जे के बारे में जानने का। मुझे कौन सा मतलब है यार, तुम्हारा क्या ही भरोसा, कल को तुम मुझे भी ब्लैकमेल करके मुझसे भी पैसे वसूलने लगी तो फिर मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? ये सुनते ही मिताली ने भी कश्यप की गर्दन पकड़ ली और फिर उसे आंखें दिखाते हुए गुस्से से बोलती है कि एक बात याद रखना, तुम मिताली सिर्फ नरेन को पसंद करती है और सिर्फ उसी से ही शादी करेगी। और रही बात तुम्हारे ब्लैकमेल करने की, तो फिर तुम्हारे ऊपर तो खुद 50 करोड़ का कर्जा है, तुम मुझे क्या ही दोगे? तुमसे तो मैं 1 रुपए की उम्मीद भी नहीं रख सकती हूँ। और रही बात तुम्हारी बीवी की, तो ये मत समझना कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करती है या फिर वो सती सावित्री है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बीवी कैसी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो, समझे तुम? इतना कहकर उसने भी कश्यप की गर्दन से अपने हाथ जोर से झटक लिए और फिर खुद को चादर में अच्छे से कवर करते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। और फिर वो हल्का सा रुकती है और बिना पलटे ही थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलती है कि अगले हफ्ते मिलते हैं, आजकल तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। और ये सुनते ही कश्यप के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और उसे कहीं ना कहीं खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। और फिर वो सीधा वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखकर बोलता है कि कुछ भी कहो, नशा तो तुम में है, बहुत ज़्यादा नशा है। दूसरी तरफ रुद्र कैबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर उसकी उंगलियां लगातार चल रही थी और तभी कैबिन का गेट हल्के से नॉक होता है। रुद्र ने भी बिना देखे ही कहा कि जय, तुम्हें परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आ जाओ अंदर, तुम्हें ना बार बार नॉक करने की ज़रूरत नहीं है,
जय भी सीधा अंदर गया और फिर रुद्र के सामने जाकर खड़ा हो गया। रुद्र ने भी बिना देखे ही कहा कि जिया ठीक तो है ना। जय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो बहुत ही प्यार से बोलता है कि मुझे नहीं पता। रुद्र ने आंख उठाकर जय की तरफ देखा और बोला कि ठीक है, तुम नहीं चाहते हो कि मैं जिया दी की बात तुमसे करूं तो ठीक है, नहीं करता मैं जिया दी की बात तुमसे, ना ही तुम्हारे बारे में या उनके बारे में कुछ पूछूंगा। बैठो अब। जय भी चेयर पर बैठ गया और रुद्र बोलता है कि कहो क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जय ने कहा कि सर नरेन और सौम्या मतलब आपके होने वाले ससुर और सास। ये सुनकर तो रुद्र ने भी नजर उठाकर लैपटॉप से हटाकर सीधा जय की तरफ घूरकर देखे। जैसा कहना चाहते हो कि अगर तुम जिया के बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे मुंह से सास और ससुर नहीं सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो जय ने भी अब जल्दी से अपनी हंसी को हल्का सा कंट्रोल कर लिया और फिर धीरे से बोलता है कि वो मैं आपको इन दोनों की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही आया था, क्या मैं आपको बता सकता हूँ। तो रुद्र बोलता है कि हाँ बोलो, क्या पता चला है। तो जय ने कहा कि सौम्या ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तब नरेन 3rd ईयर में पढ़ता था, मतलब वो पास आउट करने ही वाला था उस ईयर में। स्टार्टिंग में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, लेकिन एक दिन वो लोग किसी ट्रिप पर गए थे और वहाँ उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताते थे और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता नहीं चला। नरेन ने सौम्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और सौम्या ने भी बस बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही नरेन ने सौम्या को डाइवोर्स दे दिया था। ये सुनकर तो रुद्र की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोलता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ शादी के अगले दिन। तो जय ने कहा कि पता नहीं सर, लेकिन नरेन का मानना है कि सौम्या ने उसे धोखा दिया है, उसे बहुत ज़्यादा चीट किया है, उससे झूठ बोला है। रुद्र बोलता है कि और क्या धोखा दिया है सौम्या जी ने उन्हें। तो सौम्या जी तो पहले ही पागलपन से गुजर रही हैं, उन्होंने क्या ही धोखा दिया होगा नरेन को। जय बोलता है कि सर मुझे लगता है कि कोई तीसरा है इन लोगों के बीच में जो इनके साथ खेल खेल रहा है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मासूम है। मतलब मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि नरेन को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से भड़काया है, जिस वजह से नरेन ने सौम्या को डाइवोर्स दे दिया है। और फिर जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कहती है कि नरेन को पता भी नहीं था कि सौम्या प्रेग्नेंट है। सौम्या उस वक्त प्रेग्नेंट थी और उसने सौम्या को बीच रास्ते में छोड़कर उसे डाइवोर्स दे दिया है। तो सौम्या को 100 करोड़ रुपए देकर डाइवोर्स दिया था नरेन ने और फिर हर महीने लाख या 2 लाख की इंस्टॉलमेंट भी उसे बांध दी गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सौम्या का भाई सोमनाथ, उसने तो वो सारे पैसे अपने आप में ही हड़प लिए हैं और सौम्या को एक बूटी कौड़ी भी नहीं दी है और सौम्या किट्टू दर दर ऐसे ही भटकने के लिए मजबूर हो गई है। रुद्र बोलता है कि अच्छा, इस सोमनाथ का बैकग्राउंड क्या है, इसने सारे पैसे हड़प कर अपनी बहन को दर दर भटकने के लिए मजबूर क्यों कर दिया, मुझे इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जय बोलता है कि सर क्योंकि सौम्या सोमनाथ की सगी बहन नहीं है और मैं आपको समझाता हूँ सारी बातें। सौम्या सोमनाथ के जो पापा थे ना, उन्होंने 2 शादी की थी। मतलब एक शादी की पहली शादी में उन्हें पता चला था कि उनकी बीवी ठीक नहीं है, मतलब वो थोड़ी सी कैरेक्टरलेस है, तो उन्होंने भी अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दिया। लेकिन तब तक सोमनाथ हो चुका था और अब ये नहीं पता था कि सोमनाथ किसका बेटा था। लेकिन सोमनाथ के पापा ने सोमनाथ को अपना लिया था क्योंकि वो दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर उन्होंने अपने घर से निकाल दिया था। बस उन्होंने सोमनाथ को ही अपनाया था। उसकी बीवी ने भी कहीं दूसरी जगह जाकर शादी कर ली थी और कुछ दिनों तक तो सोमनाथ के पापा ने सोमनाथ को बहुत ही अच्छे से संभाला। लेकिन उसके बाद उन्हें भी शादी करने की इच्छा महसूस हुई क्योंकि उनके साथ उनकी पूरी जवानी बाकी थी और उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली और शादी के बाद 1 साल के बाद ही सौम्या का जन्म हुआ था। लेकिन फिर अचानक से ही सोमनाथ के माँ बाप एक कार के एक्सीडेंट में मारे गए और फिर सौम्या उस वक्त 5-6 साल की थी। सोमनाथ के अलावा उसका कोई भी नहीं था। सोमनाथ ने बचपन से ही अपनी बहन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। वो सौम्या को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उसने कभी भी सौम्या को अपनी सगी बहन नहीं माना था। सौम्या ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई बस पूरी कर ली थी और फिर उसने कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। सोमनाथ को जब ये पता चला कि सौम्या एक अमीर लड़के से प्यार करती है जो सच में बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो सोमनाथ के मन में एकदम से लालच आ गया था और फिर उसने सोच लिया था कुछ अलग ही। उसने सौम्या और नरेन की शादी जानबूझकर करवा दी और जब नरेन ने सौम्या को डाइवोर्स दे दिया तो उसका सारा पैसा सोमनाथ ने हड़प लिया। लेकिन तब तक सौम्या भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सौम्या बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। सौम्या के बच्चे सौम्या की प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांगे, इसीलिए ही सोमनाथ ने माँ बेटी दोनों को ही बहुत
ज़्यादा टॉर्चर किया था सर। नौकरों से पूछने के बाद ये पता चला है कि सोमनाथ ने एक बार किट्टू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। उसी दिन से उनका पैर ठीक से काम नहीं करता है। धीरे धीरे सौम्या भी अब नरेन की याद में एकदम से पागल होती चली गई और अब किट्टू से टॉर्चर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी माँ को लेकर सोमनाथ के घर से बाहर निकल जाती है। वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। ऐसा न जाने कितनी ही बात हुआ है। तो जय ने भी रुद्र की सारी बातें बताई थी। रुद्र को इतना तो समझ में आ ही गया था कि सारे नस की जड़ सोमनाथ राठौड़ ही है, लेकिन फिलहाल तो रुद्र को नरेन को ही ढूंढना था और उसे वापस से सौम्या की जिंदगी में लेकर आना था। रुद्र बोलता है कि नरेन पुरोहित अब कहाँ पर है। जय ने कहा कि सर वो मुंबई में है, आप नेट पर सर्च कीजिए, नरेन पुरोहित लिखेंगे ना तो उनका सारा बायोडेटा अपने आप ही आ जाएगा। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद की और फिर 2 उंगली अपने माथे पर लगाकर कुछ याद किया तो उसे एकदम अचानक से कुछ याद आया कि वो एक बार नरेन से मिला था। रुद्र ने अगले ही पल अपनी आंखें जल्दी से खोली और बोला कि तुम नरेन पुरोहित की बात कर रहे हो ना। जय बोलता है कि जी हाँ सर, नरेन पुरोहित ही किट्टू के पापा हैं। रुद्र एकदम से हैरान हो गया था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। नरेन की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। सब जानते थे कि नरेन बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रुद्र अच्छे से जानता था कि अगर मुझे कोई भी बीट कर सकता है तो वो उसके पापा नहीं बल्कि नरेन पुरोहित है जो उसे बिजनेस में बीट कर सकता था। तो सब कुछ सोचकर रुद्र बोलता है कि जय शादी के बाद मेरी नरेन के साथ मीटिंग फिक्स करो जल्द से जल्द। तभी जय बोलता है कि शादी के बाद ही क्यों सर, आप उन्हें शादी में भी बुला लीजिए ना, वो अपनी बेटी का कन्यादान भी कर देंगे। रुद्र बोलता है कि जितना आसान तुम समझ रहे हो ना उतना आसान है नहीं। मैं उन्हें इनवाइट करूंगा और वो शायद ही आए हमारी शादी में और चले भी जाएं। मिस्टर नरेन ने सौम्या जी को अगर देख भी लिया ना तो तब क्या होगा पता है तुम्हें, वो एक पागल औरत है। वो क्यों अपनाएंगे एक पागल औरत को जबकि उनका रुतबा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जय बोलता है कि लेकिन सर प्यार में रुतबा थोड़ी ना देखा जाता है। रुद्र ने कहा कि लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो भी सौम्या से प्यार करते होंगे और वो सौम्या को इस हालत में अपना लेंगे। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों। जय बोलता है कि सर मैंने ये पता किया है, उन्होंने आज तक शादी नहीं करी है। तो रुद्र भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर थोड़ा सा कुछ सोचकर बोलता है कि मगर फिर भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें, तो मेरे साथ उनकी मीटिंग फिक्स करो बस। जय ने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर मोबाइल में कुछ टक टक करने लगता है। फिर बोलता है कि सर इस महीने उनकी डेट नहीं है, इस महीने कोई भी मीटिंग फिक्स नहीं हो पाएगी, आपको नेक्स्ट मंथ में ही करनी पड़ेगी। रुद्र बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, अगले महीने की डेट लेने की कोशिश करो तुम। जय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रुद्र भी एकदम से सोच में पड़ गया था कि सोमनाथ कितना ही घटिया हो सकता है। अपनी बहन को संभालने की बजाय उसने बचपन से ही उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो इतना ज़्यादा नीचे गिर गया। अपनी बहन को तो किया ही किया, साथ ही साथ अपनी भांजी को भी अपाहिज बना दिया हमेशा के लिए। कुछ देर तक रुद्र यही सब कुछ सोचता रहता है और फिर उसने भी अपना फ़ोन उठाया और उसमें किट्टू की फ़ोटो को देखने लगता है। वही फ़ोटो थी जिसमें किट्टू ने वाइट कलर का लहंगा और रेड कलर का दुपट्टा पहना हुआ था और इसमें दोहराए बिल्कुल नहीं थे कि किट्टू सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। किट्टू की मासूमियत देखकर तो कोई भी दीवाना हो जाता। रुद्र भी कुछ देर तक उस फोटो को बहुत ही प्यार से देखता रहता है और तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा झटके से खुलता है। रुद्र एकदम से घबरा गया था और फिर उसके हाथ से मोबाइल एकदम से छूट गया। उसने अपनी आंखें बंद करी और सोच में खो गया। इधर दूसरी तरफ अवनी ने नम आंखों से नील की तरफ देखा तो नील भी हैरानी से बोलता है कि पागल हो गई हो क्या तुम, यहाँ तक आकर वापस जा रही हो तुम। अवनी बोलती है कि नील एक बार और सोच लो, तुम कहाँ तुम और कहाँ मैं नहीं जा रही अंदर। नील बोलता है कि जहाँ तुम वहाँ पर मैं, चलो ना अब चुपचाप से, सब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके हैं पहले से ही, बस दादी की ही तो बात है और मेरी दादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, वो तो कब से चाहती हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो और फाइनली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली है और अब उसे प्रताप खानदान की बहू भी बनाने वाला हूँ, तो इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अवनी बोलती है कि सोच लो नील, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। नील हैरानी से अवनी की तरफ ही देख रहा था और फिर वो बोलता है कि अरे यार मैं हूँ ना तुम्हारा, चलो ना अब चुपचाप से। इतना कहकर उसने भी अपना हाथ अवनी की कमर पर लपेटा और फिर उसे लगभग खींचता हुआ सीधा प्रताप हाउस के अंदर लेकर आ जाता है। अवनी ने भी जब प्रताप हाउस को देखा तो वो उसे देखती ही रह जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। बहुत ही बड़ा सा और खूबसूरत सा घर था। पिछली बार जब अवनी सगाई में आई थी तब तो सिर्फ गार्डन में ही वो खड़ी थी, लेकिन घर इतना ज़्यादा खूबसूरत है ये देखकर तो अवनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने इतने बड़े घर बस टीवी सीरियल्स में ही देखे थे। इतने बड़े रेपुटेटेड खानदान का लड़का उससे शादी करना
चाहता है, ये सोचकर ही उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। अवनी ने भी हल्का सा पलटकर नील की तरफ देखा और धीरे से बोलती है कि तुम अपने डिसीजन पर कायम तो रहोगे ना नील। नील बोलता है कि मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घूमता रहता था। अब जब यहाँ तक बात आ ही गई है तो फिर ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पीछे हट जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। अवनी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, शायद उसे कुछ एकदम से याद आ गया था। नील भी अवनी की तरफ देखकर बोलता है कि अरे यार तुम हंस क्यों रही हो? अवनी ने भी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं कुछ नहीं। नील बोलता है कि बताओ ना क्यों हंस रही हो तुम? अवनी ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। नील बोलता है कि बताओगे कि नहीं बताओगे? अवनी बोलती है कि अरे कुछ भी नहीं, बस मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं मुकरोगे। नील बोलता है कि अच्छा अपनी बात पर कायम रहना, पलट मत जाना। अवनी तो हैरानी से नील की तरफ देख रही थी, जैसे नील कहना कुछ और चाहता हो और कह कुछ और रहा हो। अगले ही पल दादी किचन से बाहर आती हुई बोलती हैं कि ओ अच्छा ये है अवनी जिसने मेरे नीलकंठ का दिल जीता हुआ है, जिसने इसे पूरी तरह से आगे पीछे घुमा के रखा है। पिछली बार आई तो थी तो ठीक से देखा नहीं था मैंने। वहीं अवनी ने भी अब अपना सलाइवा गटका और फिर धीरे से दादी की तरफ नजर उठाकर देखा तो दादी अभी अवनी के थोड़ा और करीब आ गई थी। उसने भी अब अवनी को ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से देखा तो अवनी थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। उसकी दिल की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भाग रही थी और तभी पीछे से संध्या बोलती है कि कैसी लगी हमारे घर की बड़ी बहू आपको? दादी ने हल्का सा पलटकर संध्या की तरफ घूरकर देखा और बोला कि अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अवनी के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दादी ने भी अवनी की बाजू पकड़ी और फिर उसे लेकर सोफे पर लाकर बैठा दिया और फिर उससे बातें करने लगती हैं। नील भी बिल्कुल सामने सोफे पर आकर आराम से बैठा हुआ था, बहुत ही एक्साइटेड और खुश लग रहा था। तभी दादी ने भी अवनी से कहा कि तुम्हारे माँ बाप है क्या? तो अवनी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से बैठी रहती है। तो नील बोलता है कि दादी बताया तो था ना आपको कि आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो आप? तो दादी ने कहा कि अच्छा नहीं पूछती हूँ, ठीक है अब बताओ तुम्हें मेरे नील में क्या पसंद आया? तो अवनी ने भी एक बार नील की तरफ देखा और फिर दादी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से और धीरे से बोलती है कि नील बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा मासूम है। दादी ने छोटी आंखें करके एकदम से उसे घूरा और बोली कि इनके तो खानदान में आज तक कोई मासूम पैदा ही नहीं हुआ। यह सुनते ही नील ने भी अब अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर नील बोलता है कि दादी मेरा ब्रेकअप कराओगी क्या आप? तो दादी ने कहा कि इसमें ब्रेकअप कराने वाली क्या बात है? प्रताप खानदान में तो आज तक कोई भी शरीफ पैदा नहीं हुआ है ना, तो फिर सच ही तो बोल रही हूँ, क्या मैं बहू से झूठ बोल दूँ क्या? इतना कहकर उसने अवनी की तरफ देखा और प्यार से बोलती हैं कि देखो अवनी, तुमने जो नील का चेहरा देखा है ना वो कुछ कुछ झूठ भी हो सकता है। प्रताप खानदान के लड़के बिल्कुल भी मासूम नहीं है, बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। तो नील भी अब बच्चों सा मुंह बनाकर एक बार दादी को देखता और फिर एक बार अवनी को देखता। तो वहीं संध्या को तो एकदम से हंसी आ गई थी, वो अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंस रही थी। तो अवनी के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और तभी